नमस्कार, बंजारा बीट्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक अयोध्यापुरी निवासी सुश्री अस्मिता राय यादव जी से, जो मोटिवेशनल एटीट्यूड से नई पीढ़ी को शिक्षित करती हैं। अस्मिता जी नमस्कार। नमस्कार। अंकिता जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप नई पीढ़ी को कुछ नई शिक्षा देती हैं, हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताएं कि आप असल में करती क्या है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक आईटी कंपनी एक्सेल में जॉब करती हूँ और मैं वहाँ पे लीड की पोजीशन पे हूँ। और मेरा वहाँ पे जो भी काम है, तो जब भी कोई फ्रेशर वहाँ पे आता है तो वो इसी उम्मीद से आता है कि मैं वहाँ पे अच्छा कर सकूँ, मेरी सैलरी बढ़ सके, मेरी ग्रोथ हो सके। तो जब भी कोई फ्रेशर आता है तो मैं सबसे पहले उसको इतने अच्छे से ट्रीट करती हूँ या उसको इतनी अच्छे से सिखाती हूँ ताकि उसका मेन फोकस सबसे पहले ये रहे कि उसे सीखना है, क्योंकि जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। और जैसे कि आपको पता ही है कि आईटी कंपनी में मेन होता है टेक्नोलॉजीज़ का, तो आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। तो जब आपको अप टू डेट रखना पड़ता है तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो आपको उनके बारे में सीखना पड़ेगा। तो जितने भी फ्रेशर्स आते हैं मैं उनको उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के साथ साथ ताकि वो डिप्रेस फील ना करे या वो भटके ना, मैं उनको मोटिवेट भी करती रहती हूँ। साथ में मैं उनको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो मैंने अपने लाइफ में ऐसे करियर स्टार्ट किया था, या मैं आज देखो यहाँ पहुँच गई हूँ, या मैं एक बेस्ट परफॉर्मर में गिनी जाती हूँ क्योंकि मैंने उस तरीके से काम किया है या सीखा है अपने लाइफ में। तो जैसे कहते हैं ना, आप जब तक आप अपने खुद का जिंदगी का एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर नहीं करते तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मैं फ्रेशर्स को अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि वो उससे कनेक्ट कर सके। फिर वो उनका ध्यान उस जगह हो जाता है जहाँ मैं चाहती हूँ कि वो दे शुड बी इन द राइट पाथ। तो राइट पाथ पे आ जाते हैं, वो उस पर ध्यान लगाते हैं, सीखते हैं। और आज इतने फ्रेशर्स लोग हैं जो अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, क्योंकि मैं खुद इतने एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ। कब से आप ज्वाइन की हुई एक्सेल में? मुझे 2015 पे मेरी जॉब लगी थी एचसीएल में। फिर मैंने बीच में एक दो कंपनीज चेंज की, बट अभी मैं दोबारा एचसीएल में हूँ। तो मुझे टोटल 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं उस 8 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैं इतना लोगों को सिखाती हूँ। तो वो लोग भी अब 2-3 साल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वो लोग ने भी कंपनी चेंज की, उनकी भी सैलरी बढ़ चुकी है। तो ऑलरेडी मतलब लोग ग्रोथ इसलिए सीनियर हो गई। हाँ, तो ऑलरेडी। अस्मिता जी, आपके इसके अलावा और क्या शौक हैं जो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं? तो जितना मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको आईटी कंपनी रिलेटेड बताया जो मैं काम करती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे शौक से बात करें तो मेरे पास कई शौक हैं। मतलब क्योंकि मेरे घर में खुद ही मतलब सिंगिंग म्यूजिकल का होता रहता है, तो मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक क्या बजा लेती हैं? मैं कैशियो बजा लेती हूँ, तबला बजा लेती हूँ, ढोलक बजा लेती हूँ, गिटार भी थोड़ा बहुत मेरे को आता है। तो मैं ये सारी म्यूजिकल गायन में भी आपकी रुचि है? हाँ जी, मेरी है। किस तरह के गाने आप गाना पसंद करती हैं? किस तरह से आप, अगर हम कहें हमारे दर्शकों को कोई लाइन गाने की गुनगुनाएंगी तो अच्छा लगेगा? हाँ जी, मैं गा सकती हूँ। तो मतलब मेरे को पुराने गाने पसंद है, नए भी पसंद है। मैं जिस तरीके से मेरा गला गाने बैठ की जाए। कोई लाइन सुनाइए आप, ठीक जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट, ठीक है। ऐसे गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयाँ, सब गाते हैं सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं, साज़ दिल छेड़ो ना, चुप हो क्यों, गाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। बहुत शानदार। आप गाती हैं, आपका अभिनय में भी रुचि है, तो कहाँ कहाँ आपके अभिनय के जलवे आपने बिखेरे? मतलब जैसे कि बेसिकली मेरी जो सिस्टर है वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती रहती है वैसे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे है थोड़ा क्रेज़ मॉडलिंग करने का। तो मैंने अपने शूट्स वगैरह भी करवाए हैं और मैंने एक्टिंग में भी किया है। तो एक हॉरर मूवी थी जिसमें लीड रोल में हम रहे थे, तो उसमें मैंने एक्टिंग की थी। और एक टीवी सीरियल्स थे कुछ, शायद 2 थे, तो जिसमें हमने उसमें भी एक्टिंग की थी, तो उसमें भी हम मेन लीड में थे। और ओरछा में भी एक अभी फिल्म बनी थी, तो उसमें भी हमने
लव की अरेंज मैरिज, तो उसमें भी हमने किया था एक्टिंग। तो जहाँ जहाँ हमें जैसे जैसे प्लेटफॉर्म मिलता रहता है तो हम वहाँ पे काम करते रहते हैं। मतलब हर जगह आप हाथ पैर मारती रहती हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपके हाँ। मन का कुछ होने वाला है तो आप हाँ, पहुंच जाती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी इच्छा है वो आपको करना चाहिए। आपको अपने आप को किसी भी चीज़ से मतलब सीमित नहीं रखना चाहिए कि ये लिमिटेशन है आपकी। तो मतलब मेरा ये नहीं कि मैं सिंगिंग में ही हूँ या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती हूँ या फिर एक्टिंग करती हूँ। मतलब मुझे अगर ड्राइविंग का शौक है, मैं ड्राइविंग भी करती हूँ। इवन मतलब मुझे पेंटिंग का शौक है, तो मैंने अपने घर पे वॉल पेंटिंग वगैरह किया हुआ है। तो मैं हर जगह, ये नहीं कि सिर्फ अगर आईटी में काम करी तो आईटी में रहूँगी, मैं सब जगह करने की कोशिश करती हूँ। मतलब अस्मिता को अगर मल्टी फ्लेवर्ड गर्ल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, शायद ये बिल्कुल सही होगा जो आप बोल रहे हैं। अस्मिता जी, आपकी और क्या ख्वाहिशें हैं जो अब बाकी हैं और आप उनको प्राथमिकता में आप पूरा करना चाहती हैं? ख्वाहिशें की बात करें तो ये जो मेरा पर्सनल है, मतलब जैसे कि मैंने अपने लाइफ में इतनी मेहनत इसलिए ही की थी क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कुछ टारगेट मुझे पूरे करने थे। तो जैसे कि मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं, तो मैंने पहले उसके लिए टारगेट किया, मैंने पढ़ाई की कि मैं इंजीनियर बन सकूं। मैंने इंजीनियर बनने के बाद मैंने अपना सेकंड टारगेट बनाया घर, कि मुझे अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए घर बनवाना है, मुझे अपनी माँ को एक छत देनी है। तो इसलिए मैंने उसके लिए मेहनत की। मेरा वो घर बन चुका है आज, मेरी माँ आज खुश है मेरे काम से, तो वो बहुत खुशी से, तो मुझे उनको देख के बहुत खुश महसूस होता है। अब मेरा तीसरा है कि मुझे अपनी, क्योंकि मेरी सिस्टर है तो मुझे उसकी शादी करवानी है, तो मेरा फिर अब ये है ये टारगेट। तो सारे दायित्व तो आपको एक कुल दीपक की तरह निभा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज अ बॉय ऑफ माई फैमिली, नॉट एज अ गर्ल। तो लोगों की ये सोच होती है कि लड़की है, और मैं ऐसा गलत नहीं बोलूंगी अगर मैं कहती हूँ कि मैंने ये बहुत लोगों से सुना है कि लड़की है क्या कर लेगी, बहुत सुना है। तो आज शायद वही लोग बोलते हैं कि ये लड़की है और इसने कर दिखाया। और अगर ये मेरा पर्सनल मतलब फैमिली के लिए है, इसके अलावा अगर मैं आप सोशल वर्किंग के लिए बोले तो एक बार ये सब मेरी चीज़ें पूरे हो जाएंगी, जैसे मैं कर भी रही हूँ उनको पूरा। भगवान ने मुझे इतना दें कि मेरा एक है सपना कि मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं आश्रम टाइप खोलना चाहती हूँ, जिसमें मुझे बुजुर्ग के लिए ही खोलना है। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि आजकल चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माँ बाप की केयर करे। और ये नहीं कि सिर्फ लड़का है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लड़की है तो ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते या खाने के लिए नहीं देते या एक बोझ की तरह ट्रीट करते हैं, ये वर्ड सही होगा। तो इंस्टेड ऑफ बोझ, मुझे ऐसा लगता है जो नहीं करना चाहते अपने फैमिली की देखभाल, मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अभी मामा से बहुत कनेक्टेड हूँ और आज मैं देख रही हूँ कि उनकी एज हो रही है, जिससे मुझे बहुत दुख होता है। तो मुझे अनिता जी, यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखा गया है कि लड़का अपने माँ बाप के साथ 20, 22, 25 साल तक रहता है, लेकिन ये स्टेज जो आप बता रही हैं कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ना, ये सब शादी के बाद ही होता है। तो क्या ये माना जाए कि जो वो नई लड़की आती है वो इस चीज को प्रेरित करती है? मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। जो नई लड़की आई है वो किसी घर से आई है। जो हस्बैंड है उसको अपने तौर तरीके या चीजें सिखानी चाहिए, ना ही उसके बहकावे में आकर अपनी माँ को अलग कर देना चाहिए। अगर एक बेटा चाहे तो वो अपनी वाइफ को समझाएगा कि नहीं तुम गलत हो, ना ही वो ये बोलेगा हाँ मेरी माँ गलत है और इसको निकाल दो। मतलब ये कहना चाह रही है कि सब कुछ इस मुद्दे पे अगर दोषी होता है तो सिर्फ पुत्र ही होता है। सिर्फ पुत्र में मुझे ये लगता है कि पुत्र को इतना सक्षम होना चाहिए, इतना उसका दिमाग होना चाहिए कि वो निर्णय ले सके कि कौन सही है कौन गलत है। वाकई में अगर उसकी माँ अगर ऐसी है जो बहू को परेशान करेगी, कुछ माँ ऐसी होती है जिनको लगता है हाँ, बात तो सब हाँ सास का रुतबा दिखाना है, तो अपनी माँ को भी वो समझा सकता है। लेकिन किसी की चीज का सोल्यूशन ये नहीं है कि घर से बाहर निकाल दे या उनको खाने पीने को ना दे। सोल्यूशन ये नहीं है। अस्मिता जी, अगर आपको ईश्वर मिल जाए और वो आपसे कहे कि आपको 2 वरदान जो भी आपकी मर्जी के हो मांग लो, तो अस्मिता जी क्या मांगेंगी? शायद मैं यही मांगूंगी कि मेरी मतलब मम्मी पापा को लंबी उम्र दें। और दूसरा मैं ये मांगूंगी, जो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, लेकिन मैं यही मांगूंगी कि मेरा आश्रम बन जाए और इस दुनिया में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सबको एक छत और खाने पीने की सुविधा मिल जाए। तो ये थी अस्मिता रायजादा, जो अपनी नम आँखों से अपने आने वाले जीवन के कुछ हसीन पहलुओं का विवरण मंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। मंजारा बीट से बात करने के लिए अस्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।